नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। मेरे पास जमीन विवाद से संबंधित दर्शकों के कुछ सवाल आए हैं, इसलिए आज के परिचर्चा का विषय है दर्शक के सवाल, अधिवक्ता के जवाब। मेरा दर्शकों से आग्रह है कि जब भी वो अपना सवाल करें तो अपना नाम, कैटेगरी, रिलीजन और स्टेट का मेंशन जरूर करें, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना राज विधि होता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दिव्यांग के लिए संपत्ति कानून में विशेष व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक के लिए भी संपत्ति कानून में विशेष व्यवस्था रखी गई है। यदि आप अपने बारे में सही जानकारी देते हैं तो आपको अपने सवालों का उचित सलाह मिल जाएगा। इस परिचर्चा में दर्शकों को उचित कानूनी सलाह देने के लिए मेरे साथ दो कानून विशेषज्ञ मौजूद हैं। पहला कानून विशेषज्ञ हैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरा विशेषज्ञ हैं श्री अनिल देवलाल जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता है। मैं इन दोनों विशेषज्ञों का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए अब हम इस विषय पर कानूनी सलाह लेने के लिए अधिवक्ता अनिल देवलाल जी से पहला सवाल करते हैं। देवलाल जी, हमारे दर्शक संतोष सोनी ने एक सवाल पूछा है। उनका कहना है कि हमारे मामा ने हमारी माँ से पैतृक जमीन से अधिकार छोड़ने के लिए 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर धोखे से साइन करवा लिया और माँ को कुछ भी नहीं दिया। हमारी माँ को हिस्सा मिले, इसके लिए उचित मार्गदर्शन करें। पहली बात तो पैतृक संपत्ति में किसी का भी हिस्सा जो है वो गैर कानूनी रूप से ऐसे ही किसी का खत्म नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे कुछ लिखवाया गया है तो इसके लिए आपको कानून की और न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और उसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये हस्ताक्षर हमसे धोखे से लिए गए हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया, जिसको दुर्व्यपदेशन बोला जाता है कि इस तरीके से धोखे से हमसे साइन लिए गए हैं और जबकि हमारी कोई विलिंगली कोई इच्छा नहीं थी साइन करने की। और जब ये आप प्रूफ कर चुके होंगे तो आपको आपका हिस्सा मिलेगा। इस प्रकार ऐसा हिस्सा कोई किसी का नहीं किया जा सकता। इसके लिए कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। आप न्यायालय की शरण में जाइए, आपकी शंका का समाधान होगा, आपको आपका जो आप चाहते हैं वो मिलेगा आपको। शर्मा जी, एक व्यक्ति का सवाल आया है, कानूनी परिचर्चा में अपने नाम को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। उनका सवाल है, मेरे पड़ोसी ने मेरे खेत से सटे मेड़ के ठीक दूसरी तरफ उसने अपने खेत में किसी की समाधि बना दी है, लेकिन जब खेत की मापी हुई तो वह बिल्कुल मेड़ पर आ रही है, तो अब क्या करनी चाहिए? जैसे कि आपने बताया है कि जो समाधि बनाई गई है पहले उसने अपने खेत में बनाई थी और अब वह जो समाधि है वो नापाई जब हुई तो मेड़ पर आ गई है। तो मेड़ जो होती है वो सामूहिक होती है, उसमें दोनों पक्षों की कुछ न कुछ थोड़े हिस्सा होता है, बराबर का हिस्सा होता है। अब अगर वह समाधि आपके हिस्से में आ रही है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और उसे वहाँ से हटवाने के लिए बात दायर कर सकते हैं और आपको न्यायालय ये रिलीफ देगा कि वो समाधि वहाँ से हटाई जाए। लेकिन अगर वह आपके हिस्से में नहीं आ रही है तो आपको कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। तो यह देखना पड़ेगा कि वह एग्जैक्टली है कहाँ पर, क्या वह उससे आपका हिस्सा बाधित हो रहा है या नहीं। अगर आपका हिस्सा बाधित हो रहा है, आपके हिस्से में वो आती है, तो उसको हटाने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं और उसमें आपको अनुतोष मिलेगा। न्यायालय उसमें आदेश पारित कर देगा कि वह व्यक्ति जो है उस समाधि को वहाँ से हटाए और उसे तोड़वा सकता है। और लेकिन एक चीज़ और भी है, आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वह समाधि कितनी पुरानी है, क्योंकि जो हमारा प्रतिकूल कब्जे का प्रावधान है उसमें अगर वह समाधि 12 साल से अधिक से वहाँ पर उपस्थित है, वो बनी हुई है, तो है आपके लिए थोड़ी सी समस्या है कि आप उसे वहाँ से नहीं हटवा सकते। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए, अगर उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही बनाई है और वो आपके हिस्से में आ गई है तो आप उसे हटवा सकते हैं। शर्मा जी, सहरसा बिहार से एक व्यक्ति का सवाल आया है। उनका सवाल है,
मेरे पड़ोसी ने अपने खेत में आम और कटहल का बहुत सारे पेड़ लगाए, लेकिन जब खेत की मापी अमीन द्वारा किया गया तो कुछ आम और कटहल के पेड़ मेरे खेत में निकल गया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सालों से मेरे खेत में कुछ हिस्से को अपने कब्जे में कर रखा था। जब आम और कटहल का पेड़ फलने लगता है तो तोड़ने के लिए आ जाता है और कहता है कि यह पेड़ मेरा है, जबकि वह पेड़ मेरे ज़मीन पर है। जब मैं उसे तोड़ने से मना करता हूँ तो वह मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो अब क्या करें? देखिए कृपानंद जी, जैसा आपने सवाल में बताया है कि जिस वक्त वो पेड़ लगाए गए थे तो इनको नहीं पता थी कि वो ज़मीन किन की है, लेकिन माप जब की गई तो वह इनके हिस्से में आई। तो पेड़ जिस ज़मीन पर लगा है तो जो ज़मीन का मालिक है पेड़ का मालिक भी वही व्यक्ति होगा। अब वो पेड़ इनके हिस्से में आ गए हैं, भले ही उसने लगाए हों, लेकिन आज की डेट में यह उसके मालिक हैं। और अगर वो व्यक्ति उस वक्त तोड़ने के लिए आता है और इनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो यह कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में ये एक अपना आवेदन दे सकते हैं, स्थायी निषेधाज्ञा का सूट डाल सकते हैं, बात डाल सकते हैं, और जिसे हम परमानेंट और मैंडेटरी इंजंक्शन भी कहते हैं। तो उस सूट में ये रिलीफ मांग सकते हैं कि मेरे पड़ोसी को मेरे खेत में आने से और उस मेरे खेत में लगे हुए पेड़ों से फल तोड़ने से रोका जाए। तो न्यायालय उसमें इस तरह का आदेश पारित कर देगा कि वह व्यक्ति इनके खेत में ना आए और ना ही उनके फलों को ले। और यदि उसके बाद भी वो उनकी अवमानना करता है तो कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। तो आप जो है न्यायालय में जाएं और स्थायी निषेधाज्ञा का बात डालकर अपने पक्ष में निर्णय ले सकते हैं। अनुतोष आपको जरूर मिलेगा और वह रिलीफ मिलेगा तो आप वो व्यक्ति जो है फिर आपसे झगड़ा भी नहीं कर पाएगा, और फिर झगड़ा करता भी है तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। शर्मा जी, सहरसा बिहार से उसी व्यक्ति का दूसरा सवाल है। मेरे चचेरे भाई ने मकान बनाया है, लेकिन जब बासडी की अमीन ने नापी की तो मकान का कुछ हिस्सा मेरे ज़मीन में निकल आया। तो शर्मा जी, आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अगर इनके चाचा ने मकान बनाया है और वह आपकी ज़मीन में है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और यह बात कह सकते हैं कि इन्होंने मेरी जो ज़मीन है वो गैर कानूनी रूप से कब्जाई हुई है, यह मेरा हिस्सा है और यह अपने मकान को वहाँ से हटाएं। तो न्यायालय उसमें यह आदेश पारित कर देगा कि वह जो है उस कब्जे को हटाएं और अपना जो भी मलबा है उसको वहाँ से हटाएं। लेकिन फिर वही बात है कि प्रतिकूल कब्जे का प्रावधान जो है, अगर वह मकान ज़्यादा पुराना बना हुआ है, 12 साल से उसको ज़्यादा हो गए हैं, तब आपके लिए एक समस्या है कि आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे, आपने तब कानून की शरण में क्यों नहीं गए। आप क्योंकि अपनी संपत्ति की देखभाल करना और उसके प्रति विजिलेंट रहना और अवेयर रहना यह आपका भी दायित्व है कि कानून ने मेरे को क्या अधिकार दे रहे हैं। आप अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आपको खुद ही विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो अगर वह अभी मकान बनाया गया है और अभी कब्जाई गई है तो आप उसमें पुलिस कंप्लेंट करके और न्यायालय में जा सकते हो कि ये नहीं यहाँ से हटाया जाए, ये मेरा कब्जा मुझे वापस दिलाया जाए। तो न्यायालय आपके पक्ष में जो है आदेश पारित कर देगा कि, और दूसरे पक्ष के विरुद्ध ये आदेश पारित कर देगा कि या तो वो अपना कब्जा हटाए, अन्यथा कानूनी रूप से पुलिस की मदद के द्वारा वो कब्जा हटवाया जा सकता है। तो आपको न्यायालय की शरण में जरूर जाना चाहिए, लेकिन आप प्रतिकूल कब्जे के प्रावधान का भी ध्यान रखें कि कहीं उस मकान को बने हुए 12 साल से अधिक तो नहीं हो गए हैं। देवलाल जी एक आर्मी का जवान है, उसने कहा है कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए। उन्होंने लिखा है कि मेरा ज़मीन हाईवे के पास है। मेरे पिताजी ने 1973 में उस ज़मीन को खरीदा था, लेकिन अब हाईवे से 29 मीटर अंदर है। मेरे पिताजी को जिसने ज़मीन बेचा था, अब उसका बेटा मेरा फ्रंट साइड हाईवे का ज़मीन को कब्जा करने का कोशिश कर रहा है।
जो कि हाईवे का ज़मीन है, लेकिन मेरे रजिस्टर्ड पेपर में भी लिखा है फ्रंट साइड रोड। वास्तव में हाईवे का ज़मीन पर किसका अधिकार होना चाहिए, उसका या मेरा? ये प्रश्न में एक उत्तर तो आपने स्वयं दिया है कि मेरे पेपर्स में लिखा हुआ है कि ज़मीन में फ्रंट मेरा कितना है, बैक कितना है, पूरी ज़मीन की लोकेशन आपने बताई है। इसमें क्या होता है कि ज़मीन का रिकॉर्ड जब लेखपाल या संबंधित रजिस्ट्रार या एसडीएम के पास होगा तो वहाँ पे आपके जो ज़मीन होगी उसका पूरा विवरण होगा और विवरण के साथ नजरी नक्शा भी होता है जिसमें सारा लिखा होता है कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, वो 29 मीटर अंदर कैसे है, कैसे था, क्या था। अगर वो पहले हाईवे नहीं बना था और हाईवे बाद में बना है तो उसका सरकार मुआवजा देती है। अगर आपकी ज़मीन पे कोई चीज़ बनाई जाती है तो आपको बाकायदा सूचित किया जाता है, उसका मुआवजा दिया जाता है। अब रही बात कब्जा करने की कि जिससे खरीदा था उसका बेटा कब्जा कर रहा है तो वो ज़मीन उसकी है या आपकी है। सरकारी ज़मीन पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, ना आप ना वो। सरकारी ज़मीन पे अगर कोई अवैध अतिक्रमण कर रहा है तो आप उसकी सूचना नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को दीजिए, संबंधित एसडीएम को दीजिए, पुलिस थाने को दीजिए, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना निहायत ही गैरकानूनी है, ना वो कर सकता है ना आप कर सकता है। अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप उसकी शिकायत करें। अगर आपकी ज़मीन कहीं से गलत दब रही है तो आप उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध जो रजिस्ट्रार कार्यालय में है वहाँ से लीजिए जानकारी, और यदि आपको कुछ लगता है कि इसमें गड़बड़ है तो रजिस्ट्रार ऑफिस, एसडीएम ऑफिस शिकायत करके भी आपका समाधान नहीं निकलता है तो न्यायालय फिर आपके लिए अंतिम विकल्प के रूप में होगा। बाकी रही कब्जे की बात, तो सरकारी भूमि पे कब्जा गैरकानूनी है। शर्मा जी, झारखंड से विपिन शर्मा का एक सवाल आया है। उन्होंने लिखा है, साल 2016 में डाल्टनगंज पलामू में हम 15-16 लोगों ने मिलकर एक ज़मीन खरीदे थे। 2018 में हम सभी लोगों ने उस ज़मीन पर बाउंड्री करा लिए। अब इस ज़मीन पर विवाद चल रहा है। एक पार्टी तो हम सभी 15-16 लोग हैं, दूसरी पार्टी वो है जिसमें हम लोगों ने अपने बाप दादा का अर्थात खजानी मालिक के माध्यम से 2016 में चौथी पीढ़ी का कबाला अर्थात रजिस्ट्री करवाया, और तीसरा पार्टी वह जिसने यह ज़मीन हम लोगों के उसी खजानी मालिक से 1953 में खरीदे थे। तीसरा पार्टी का हम लोगों के खजानी मालिक से सिविल कोर्ट में उस ज़मीन पर टाइटल सूट का केस चल रहा है। हम लोगों का रसीद भी कट रहा है, ऑनलाइन खाता रजिस्टर्ड 2 भी है। यदि तीसरा पार्टी हम लोगों के खजानी मालिक से टाइटल सूट का केस जीत जाता है तो क्या हम लोगों का ज़मीन छिन जाएगा? यह टाइटल सूट का केस बहुत दिन से तीसरा पार्टी का हम लोगों के खजानी मालिक से चल रहा है। कृपानंद जी, जैसा कि इस सवाल में बताया गया है कि एक केस तो खतियानी मालिक से एक तीसरे व्यक्ति का चल रहा है जिसने खतियानी मालिक से वह ज़मीन 1953 में खरीदी थी। दूसरी इनका एक केस है जो इन्होंने ये ज़मीन 2016 में खरीदी है और वो भी खतियानी मालिक के नातियों से खरीदी है। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व की रजिस्ट्री होती है, जब भी मालिकाना हक की बात आती है तो सबसे पहले मालिक वह होता है जिसने सबसे पहले खरीदी है। तो सबसे पहले खतियानी मालिक था। खतियानी मालिक ने जब 1953 में वो ज़मीन बेच दी तो खतियानी मालिक तो उसका ऑनर रहा नहीं, मालिक रहा नहीं। जब वो स्वामी ही नहीं था तो उसके जो पौत्र थे वह उस ज़मीन को बेचने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। अब जैसा आपने बताया है कि खतियानी मालिक के साथ उस तीसरे व्यक्ति का जिसने 1953 में ज़मीन खरीदी थी टाइटल का सूट चल रहा है, तो टाइटल डिक्लेरेशन का सूट उसके साथ चल रहा है और अगर उसके फेवर में वह सूट डिक्री हो जाता है तो वह ज़मीन उसको चली जाएगी, आपका उस पर से अधिकार खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको वह ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। आपके पास फिर एक ही विकल्प होगा कि आपने जिस व्यक्ति से वो ज़मीन खरीदी है उनसे अपनी ज़मीन की रकम की वसूली के लिए बात डालें। आपके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो मालिकाना हक होता है वो उस व्यक्ति के पास होता है जिसने सबसे पहले खरीदी है। अगर आपने पहले खरीदी होती तो आपको मालिकाना हक मिलता, और अगर उन्होंने पहले खरीदी है तो उनको मालिकाना हक मिलेगा, और अगर उनके जीतने की स्थिति में
आपको उससे अपना हक छोड़ना पड़ेगा, उस ज़मीन से अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ आपके पास एक ही विकल्प है कि आप अपनी रकम की वसूली के लिए उनके खिलाफ बात डालें और उनके खिलाफ अन्य क्रिमिनल कार्रवाई करें कि उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है, 420 की है, तो वो सब चीज़ों के लिए भी आप क्रिमिनल मुकदमा भी कर सकते हैं क्योंकि उनको उस ज़मीन को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। अनिल देवलाल जी, हमारे पास मनीष कुमार यादव का एक सवाल आया है। उसने लिखा है, ज़मीन पुश्तैनी है, मेरे दादाजी 5 भाई थे, इनमें से कोई जीवित नहीं है, मेरे दादाजी के पिता के नाम से ज़मीन है। इन 5 भाइयों में सिर्फ मेरे दादाजी को हिस्सा देकर अलग किया गया, जो कि आज 53 वर्ष हो चुका है, और उन 4 भाइयों ने मेरे दादाजी के हिस्सा देने के 5 से 8 वर्ष बाद बंटवारा किया। और जो मेरे दादाजी को ज़मीन दिया गया था, जिसमें 3 कट्ठा आहरी के बगल में है, यहाँ हम 3 रूम बनाए हैं और बनाने के बाद आहरी पे ग्रामीण रोड बन गया तो बनने नहीं देता है। आज से 8 वर्ष पहले घर बनाए थे, इसका हल बताइए। इसमें आपने कहा कि 5 भाई थे और 5 भाई में सिर्फ आपके दादाजी को हिस्सा देके अलग कर दिया गया और बाद में 8-1 साल बाद ये अपना हिस्सा लेते हैं। अब समस्या ये है कि जो आपकी ज़मीन है ये उस पर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो आपके लिए भी मेरी एक सलाह है कि सबसे पहले जो आपकी ज़मीन बटी है उसका जो विवरण लेखपाल कार्यालय में उपलब्ध है, आप उसकी प्रति लें, उसके साथ नजरी नक्शा लें कि आपकी ज़मीन कहाँ कहाँ पर है, किस किस तरीके पे है, कहाँ पे आपका कब्जा होना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई आपको अपने कानूनी कब्जे में रोकता है या आपको आगे नहीं बनाने दे रहा है, तो उसके लिए आपको सूट फॉर मैंडेटरी और परमानेंट इंजेक्शन डालना पड़ेगा। इसमें न्यायालय में अपनी बात रखनी पड़ेगी, फिर न्यायालय परिस्थिति को देखते हुए, कागजों को देखते हुए, आपके कब्जे को देखते हुए आपके पक्ष में, और अगर सही होगा तो विरोधियों के विपक्ष में निर्णय देगा। तो इसके लिए आपको सूट फॉर मैंडेटरी इंजेक्शन और परमानेंट इंजेक्शन डालना पड़ेगा। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी एवं अधिवक्ता श्री अनिल देवलाल जी ने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए। इसके लिए इन दोनों कानून विशेषज्ञों का आभार प्रकट करते हैं। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।